अगर हम एक ऐसे विशाल बाजार की कल्पना करें ना, जहां करोड़ों गाड़ियां हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक केंद्रीय नियम या सिस्टम मौजूद ही नहीं है, सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त है। हाँ, बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े और शोर शराबे वाले चौराहे पर कोई ट्रैफिक लाइट ही ना हो। राइट, मतलब हर कोई अपनी मर्जी से चल रहा है और रास्ते में बाधाएं आ रही हैं और किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता कि कौन सी गाड़ी किस समय और कहां पहुंचने वाली है। भारत का जो असंगठित ट्रकिंग उद्योग है ना, वो दशकों से बिल्कुल ऐसे ही दिखता रहा है। सही बात है। इस पूरी व्यवस्था में सब कुछ सिर्फ अंदाजे और पुरानी आदतों या फिर स्थानीय जान पहचान पर ही निर्भर रहा है। ट्रकों के मालिकों के पास कोई केंद्रीय डेटा नहीं होता है। हाँ, और माल भेजने वालों के पास रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं होती। बिल्कुल, ये बस ट्रकों का एक अंतहीन समुद्र है जहां हर कोई अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन इसी अस्त व्यस्त माहौल के बीच कोई ऐसा आता है जो बिना एक भी नई सड़क बनाए और बिना एक भी नया ट्रक खरीदे उस पूरे ट्रैफिक को स्मार्टफोन के जरिए व्यवस्थित करने लगता है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय भी है। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिंका लॉजिस्टिक्स पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसे उद्योग में मुख्य रूप से ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। इस चर्चा के लिए हमारे पास वित्तीय रिपोर्टें हैं, माइंड टू मार्केट्स का डेटा है, स्टार्टअप टॉकी की एक बेहतरीन केस स्टडी है और स्ट्रैटेजी बोफिन्स का निवेश विश्लेषण मौजूद है। और इन सभी प्रामाणिक स्रोतों से जो कहानी निकल कर आती है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने लगभग 170 से 175 बिलियन डॉलर के इस विशाल बाजार को एक लाभदायक डिजिटल इकोसिस्टम में बदल दिया। हाँ, क्योंकि ये केवल एक पारंपरिक लॉजिस्टिक्स कंपनी की कहानी नहीं है। सही कहा, ये एक टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म की पूरी संरचना को समझने का एक बहुत शानदार मौका है। और अगर हम इसे निवेश के दृष्टिकोण से देखें ना, तो ब्लैक बक का ये सफर सिर्फ ट्रकों के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है। तो फिर ये मुख्य रूप से किस बारे में है? ये एक एसेट लाइट मॉडल की सफलता का बहुत बड़ा मामला है। मतलब उन्होंने खुद ट्रकों का बेड़ा खड़ा करने में करोड़ों रुपए फंसाने के बजाय उस बुनियादी तकनीक और सॉफ्टवेयर पर निवेश किया जो ट्रकों के पूरे संचालन को दिशा देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आप कारों को खरीदने के बजाय हर हाईवे पर अपना खुद का एक डिजिटल टोल बूथ लगा लें। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे, लेकिन जो भी गाड़ी चला रहा है वो आपके सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है ना? तो मेरा सवाल यह है कि बिना ट्रकों के मालिकाना हक के उन्होंने जमीनी स्तर पर इतनी बड़ी हिस्सेदारी कैसे हासिल की? क्योंकि शुरुआत में तो वो एक एंटरप्राइज आधारित फ्रेट कंपनी थे। यहाँ जो सबसे आकर्षित बात है वो ये है कि ब्लैक बक का एंटरप्राइज आधारित फ्रेट कंपनी से पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। हाँ, वो तो है। अगर आप भारत के वाणिज्यिक वाहन टोलिंग में उनका मार्केट शेयर देखें तो आज उनके पास 48% का विशाल मार्केट शेयर है। वाह, 48%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और दिलचस्प बात ये है कि वित्तीय वर्ष 2022 में ये हिस्सेदारी सिर्फ 22% थी। 22 से सीधे 48। ये इतनी बड़ी छलांग कैसे लगी? क्या उन्होंने इसके लिए कोई भारी मार्केटिंग कैंपेन चलाया था? मार्केटिंग से कई ज्यादा ना, इसमें ढांचागत फायदों का बड़ा हाथ था, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल टेलविंड्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या बदलाव हुए? जैसे सरकार ने फास्ट टैग को हर गाड़ी के लिए अनिवार्य किया और पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, ब्लैक बक ने इस अवसर को पहचान लिया। ओह राइट, फास्ट टैग के आने से सब कुछ एकदम डिजिटल हो गया। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानों के अनुसार उनका टोलिंग ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जीटीवी 25,904 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 25,904 करोड़। लेकिन यहाँ एक उलझन है। बिना ट्रकों पर मालिकाना हक के उन्होंने जमीनी स्तर पर ट्रक ड्राइवरों के बीच इतनी बड़ी पैठ कैसे बनाई? मेरा मतलब है, ट्रक ऑपरेटर कोई ऐसा वर्ग तो है नहीं जो दिन भर ऐप स्टोर पर नए सॉफ्टवेयर खोजता हो। बिल्कुल सही सवाल है। इसी चुनौती को पार करने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जो उनका सबसे बड़ा रक्षात्मक कवच या कहें तो डिफेंसिव मोट साबित हुआ। और वो कदम क्या था? वो उनका सॉफ्टवेयर नहीं था, बल्कि उनका जमीनी नेटवर्क था, उनका ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
आज भारत के लगभग 80% जिलों में उनकी भौतिक रूप से पहुंच है। 80% जिले? ये तो एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। हाँ, उनके पास 9000 से अधिक जमीनी टच पॉइंट्स हैं और टोल प्लाजा पर काम करने वाले 2000 से ज्यादा ऑफ रोल कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये कर्मचारी जमीन पर खड़े होकर ड्राइवर्स को ऐप के बारे में बताते हैं। हाँ, ये कर्मचारी टोल प्लाजा और ढाबों पर खड़े होकर ट्रक ऑपरेटरों को रोकते हैं, उन्हें ऐप के फायदे समझाते हैं और वहीं खड़े-खड़े उनका अकाउंट चालू करवाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। टोल प्लाजा पर नेटवर्क बनाना समझ में आता है, लेकिन जब आपके पास नेटवर्क आ गया तो आप ट्रक ड्राइवरों को रोजाना अपने ऐप पर कैसे जोड़े रखते हैं? कोई सिर्फ टोल कटाने के लिए तो दिन भर ऐप नहीं खोलेगा। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसके लिए उन्होंने एक सप्लाई लेड रणनीति अपनाई। मतलब पहले सप्लाई या ट्रकों पर फोकस किया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक टू वे मार्केटप्लेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, जहां मांग और आपूर्ति दोनों एक ही समय पर मौजूद हों। हाँ, क्योंकि अगर ड्राइवर ऐप पर आया और उसे तुरंत कोई लोड नहीं मिला तो वो निराश होकर ऐप डिलीट कर देगा। बिल्कुल, इसलिए ब्लैकबक ने पहले एक लीनियर सोल्यूशन दिया। 2017-18 के आसपास उन्होंने टेलीमैटिक्स का परीक्षण और फ्लीट मैनेजमेंट शुरू किया। अच्छा, टेलीमैटिक्स मतलब ये जीपीएस ट्रैकिंग और वो सब? हाँ, उन्होंने ऑपरेटरों को जीपीएस ट्रैकिंग, फ्यूल कार्ड्स और AIS 140 मानकों वाले उपकरण दिए। और ये AIS 140 मानक क्या है? ये असल में कमर्शियल गाड़ियों के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया एक सुरक्षा और ट्रैकिंग मानक है, जिसे ब्लैकबक ने ऑपरेटरों के लिए सुलभ बना दिया। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी इंसान को शुरुआत में सिर्फ कैलकुलेटर और टॉर्च की सुविधा के लिए एक स्मार्टफोन थमा दिया जाए और धीरे धीरे वो इंसान पूरे ऐप स्टोर का आदी हो जाए। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रोजमर्रा के संचालन को आसान बनाएंगे। जीपीएस से ट्रैकिंग मिली और फ्यूल कार्ड से डीजल भराना आसान हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैकबक असल में लॉजिस्टिक्स के आवरण में छिपी एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस? एक तरह से हाँ, उन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए एक आदत बनाई जिससे सप्लाई इकोसिस्टम से जुड़ गई और आज उनके नेटवर्क पर लगभग 10 लाख ऑपरेटर हैं। 10 लाख? ये तो भारत की कुल ट्रकर्स का लगभग 50% हिस्सा हुआ। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे ऑपरेटर औसतन रोजाना 45 मिनट इस ऐप पर बिताते हैं। 45 मिनट? एक ट्रक ड्राइवर ऐप पर इतना समय क्या करता है? वो अपनी यात्रा का रूट चेक करता है, अगले राज्य में डीजल के दाम देखता है या अपना टोल बैलेंस ट्रैक कर रहा होता है। ओके, राइट। अब जब ट्रक ड्राइवर ऐप पर 45 मिनट बिता रहे हैं तो कंपनी इस एंगेजमेंट से असली पैसा कैसे कमाती है? मतलब रेवेन्यू कहाँ से आता है? यहीं पर उनके डिजिटल फ्रेट मैचिंग इंजन की एंट्री होती है, जिसे सुपरलोड्स कहते हैं। सुपरलोड्स? यही वो इंजन है जो इस पूरे नेटवर्क का मुद्रीकरण करता है। सुपरलोड्स ये असल में कैसे काम करता है? ट्रकिंग उद्योग में सबसे बड़ा नुकसान ट्रकों के खाली लौटने का होता है, जिसे एम्प्टी माइल्स कहते हैं। सुपरलोड्स इसी खालीपन को भरता है और माल भेजने वालों को सीधे उन खाली ट्रकों से जोड़ देता है। हाँ, खाली लौटने पर तो ट्रक वाले का सिर्फ डीजल और टोल का नुकसान ही होता है। और मैंने पढ़ा था कि सुपरलोड्स का कमीशन स्ट्रक्चर भी काफी अलग है। बिल्कुल, जहां पारंपरिक ब्रोकर 10% तक कमीशन लेते हैं, वहीं सुपरलोड्स 5% कमीशन पर पूरा एंड टू एंड निष्पादन कर रहा है। 5%? लेकिन यहाँ मैं एक गंभीर शंका जताना चाहूंगा। ट्रकिंग का व्यापार तो पूरी तरह से भरोसे पर चलता है ना? ये सवाल बहुत वाजिब है ना? क्योंकि जब कंपनी खुद ट्रकों की मालिक नहीं है और कोई इंसान बीच में गारंटी नहीं ले रहा है, तो एक मोबाइल ऐप उस भौतिक भरोसे की जगह कैसे ले सकता है? कोई अपना कीमती माल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के भरोसे कैसे छोड़ दे? देखिए, ब्लैकबक कोई आम क्लासिफाइड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां विज्ञापन डाला और जिम्मेदारी खत्म। वे एक मैनेज्ड ब्रोकरेज मॉडल पर काम करते हैं। अच्छा, मैनेज्ड ब्रोकरेज मतलब वो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है? हाँ, तकनीक इंसानी जान पहचान की कमी को डेटा के जरिए पूरा करती है। पारंपरिक सिस्टम में अगर ट्रक ढाबे पर खड़ा है तो शिपर को पता नहीं चलता। राइट, जब तक वो ब्रोकर को फोन ना करे। बिल्कुल, लेकिन ब्लैकबक के सिस्टम के पास जीपीएस डेटा है। अगर ट्रक रास्ते से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जाता है और भुगतान भी सुरक्षित इकोसिस्टम से होता है। समझ गया।
डेटा ही यहाँ भरोसे का काम कर रहा है। और डेटा की बात आई है तो मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि वे इसी डेटा का इस्तेमाल व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए भी कर रहे हैं। हाँ, ये उनके डेटा संचालित होने का सबसे बेहतरीन उपयोग है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम अक्सर छोटे ट्रक ऑपरेटरों को लोन देने से मना कर देता है। हाँ, बैंक उन्हें लोन देने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा सिविल स्कोर नहीं होता। लेकिन ब्लैकबक के पास उनके टेलीमैटिक्स का डेटा है, रोजाना के टोल भुगतान की जानकारी है। वो देख सकते हैं कि कौन सा ट्रक महीने में 25 दिन काम कर रहा है। वाह, मतलब उसी डेटा का उपयोग करके वे बेहद सटीकता और कम जोखिम के साथ लोन स्वीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तकनीकी और डेटा संचालित मॉडल का अंतिम परिणाम क्या है? क्या ये बाजार के पुराने दिग्गजों के सामने सच में टिक पा रहा है? अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजे देखें तो कंपनी ने मुनाफे की ओर एक बहुत ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। हाँ, मैंने रिपोर्ट्स में देखा था कि उन्होंने पहली बार PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्तर पर मुनाफा दर्ज किया है। बिल्कुल, 160.434 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। वाह, किसी भी नए प्लेटफॉर्म के लिए मुनाफे में आना बहुत बड़ी बात है। और उनकी कुल आय में 55% की वृद्धि हुई है, जो अब 714.60 करोड़ रुपए हो गई है। और इसमें जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो 92 से 94% के बीच है। 92 से 94%। आम श्रोताओं के लिए इसका असल मतलब क्या है? मार्जिन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि उनके प्लेटफॉर्म की सॉफ्टवेयर लागत अब स्थिर हो चुकी है। अगर कोई मौजूदा ड्राइवर कोई नई सर्विस लेता है तो उस 100 रुपए की कमाई में से लगभग 94 रुपए सीधा मुनाफा होता है। अच्छा, क्योंकि उन्हें कोई नया ट्रक नहीं खरीदना पड़ा, कोई नया गोदाम नहीं बनाना पड़ा। बिल्कुल, यह सॉफ्टवेयर की ताकत है। लेकिन अगर हम प्रतिस्पर्धी बाजार को देखें तो हमारे पास डेलीवेरी और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां हैं जो भारी भरकम एसेट वाले मॉडल पर चलती हैं। हाँ, उनके पास अपने खुद के ट्रक और बड़े बड़े गोदाम होते हैं। राइट। और रिवीगो का रिले ट्रकिंग मॉडल है या इलास्टिक रन है जो ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देता है। इन सब के सामने ब्लैकबक का ये मॉडल निवेश के नजरिए से कैसा दिखता है? इसी कारण से बाजार ब्लैकबक को एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के बजाय एक टेक कंपनी के रूप में अधिक आंकता है। एसेट हैवी कंपनियों को मंदी के समय खाली ट्रकों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि उनके खर्च तो फिक्स रहते हैं। लेकिन ब्लैकबक के पास खड़े ट्रकों का कोई खर्च नहीं है। वे केवल मांग और आपूर्ति को मिलाने का काम करते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या ब्लैकबक का ये कैश जनरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में सबसे सुरक्षित दाव है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। मुनाफा तो उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन असली चुनौती अब तेजी से विकास करने की है। विकास करने में क्या बाधा आ सकती है? उन्हें सुपर लोड्स जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ना होगा, और वो भी अपने 94% वाले मार्जिन को बरकरार रखते हुए। साथ ही उन्हें ई-कॉमर्स कंपनियों की इन हाउस लॉजिस्टिक्स से भी निपटना होगा। ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है। तो अगर हम आज के सभी स्रोतों और विश्लेषण को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के असंगठित ट्रकिंग बाजार का ढांचागत डिजिटलीकरण सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं है। हाँ, ये जमीनी स्तर पर तेजी से हो रहा है और वित्तीय रूप से भी बहुत आकर्षक मॉडल साबित हो रहा है। सही कहा। और किसी भी क्षेत्र में निवेश या बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक सबसे बुनियादी समस्या को सुलझाकर पूरे इकोसिस्टम को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ब्लैकबक ने ट्रक ड्राइवरों की दैनिक समस्याओं को सुलझाया। ये एक क्लासिक सप्लाई फर्स्ट रणनीति है। जब देश के आधे ट्रक आपके प्लेटफॉर्म पर हैं, तो माल भेजने वाले खुद ब खुद आएंगे। हाँ, चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर जोर देना चाहूंगा जो भविष्य के बाजार को पूरी तरह से बदल सकता है। एक तरफ ब्लैकबक स्वतंत्र ट्रकिंग बाजार पर अपना डिजिटल कब्जा जमा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भी अपनी लॉजिस्टिक्स को लगातार विशाल बना रही हैं। बिल्कुल। तो यदि ब्लैकबक इसी गति से अपनी सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ाता रहा तो भविष्य में क्या होगा? क्या यही ई-कॉमर्स दिग्गज अपनी त्योहारी सीजन की भारी मांग को पूरा करने के लिए ब्लैकबक के सबसे बड़े ग्राहक बन जाएंगे? या फिर अपनी अथाह पूंजी के दम पर अपनी खुद की ट्रकिंग चेन बनाकर वे इसके सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जो धूल भरा और अस्त-व्यस्त चौराहा हमने शुरुआत में देखा था, वहां डिजिटल ट्रैफिक लाइट्स तो लग चुकी हैं, लेकिन ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। सही कहा, असली खिलाड़ियों ने तो अब जाकर एक्सेलरेटर पे पैर रखा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। ये विश्लेषण इस उद्योग को नए नजरिए से समझने का एक बेहतरीन मौका था।